आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 6 जैव प्रक्रम पेज नंबर 122 के सभी प्रश्न एक एक करके समझेंगे और लिखेंगे कैसे ये भी जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं। तो एक एक करके हम सभी घटक को समझते चलेंगे और उसके बारे में कैसे लिखेंगे ये भी जानेंगे और विस्तार से चर्चा भी करेंगे और इस पे समझ बनाएंगे। उत्तर लिखेंगे, मानव में वहन तंत्र के मुख्यतः 3 घटक हो सकते हैं। पहला घटक हृदय के बारे में लिखेंगे। यह मुट्ठी के आकार का 4 वेशमी होता है। यह रुधिर को रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से पंप कर शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने का काम करता है। ये समझते हैं। देखिए, ये कई बार आ चुका है परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में कि मानव का हृदय कितने वेशमों का होता है। तो हम याद रखेंगे 4 वेशमों का होता है। ऊपर के 2 भाग दाएं आलिंद और बाएं आलिंद और नीचे के 2 भाग दाएं निलय और बाएं निलय होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो यह मुट्ठी के आकार का होता है और रुधिर जो होता है अर्थात इसके अंदर जो रक्त होता है यहाँ पर पंप होता है और रुधिर वाहिकाओं अर्थात धमनी के माध्यम से ये शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुँचता है, जिससे हमारे सभी कोशिकाओं को पोषण मिलती है और वे अपना कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है रुधिर वाहिका। देखिए, रुधिर वाहिका एक लचीली पाइप नुमा व्यवस्था होती है। इसमें रुधिर सतत गति में होता है। अब रुधिर वाहिका, जैसे हम लोग कोई पानी का मशीन लगाते हैं तो उसमें डिलीवरी पाइप लगाकर पानी को जहां मन वहां ले जाते हैं, उसी तरह से रुधिर वाहिकाएं जो है हृदय से जुड़ी होती हैं और हृदय जब भी रक्त का पंप करता है तो यह उसी रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचती है। इसलिए यह वहन तंत्र का घटक माना जाता है। अब यहाँ तीसरा घटक है रुधिर। मानव हृदय से रुधिर गति में होकर शरीर के विभिन्न हिस्सों में अपने विशेष कारकों के माध्यम से पोषण पहुंचाते हैं, जिससे सभी कोशिकाएं पोषण प्राप्त करती हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जो रुधिर है यही शरीर के विभिन्न भागों में जाकर सभी कोशिकाओं को पोषण पहुंचाने का कार्य करती है। जैसे रुधिर के प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, WBC, RBC ये सभी जो कारक हैं अपने अपने चयनित कार्यों को शरीर के विभिन्न भागों में जाकर पूरा करते हैं। तो यह भी एक कारक है वहन तंत्र का। दूसरा प्रश्न देखते हैं, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग करना क्यों आवश्यक है। तो पहले आंसर समझ लेते हैं। स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे जीवों में उनके शरीर के ताप को नियंत्रित करने हेतु अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है अथवा उनको विभिन्न कार्य करने के लिए भी अचानक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ जाती है। अब देखिए, स्तनधारी तथा पक्षियों में ये नियत तापी प्राणी होते हैं और इनको हमेशा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बना के रखना होता है या अचानक से जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है इनके अंदर उसको पूरा करने के लिए ही इनके शरीर में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर अलग अलग रखने की व्यवस्था होती है, ताकि ऑक्सीजनित रुधिर जो है तुरंत इन्हें अधिक ऊर्जा की प्राप्ति करा सके। तीसरा प्रश्न, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं। आइए समझते हैं। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के मुख्यतः 2 घटक हैं, जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। पहले जाइलम के बारे में बात करते हैं। यह ऊतक जड़ों द्वारा मृदा से जल तथा लवण अवशोषित कर पौधों के विभिन्न भागों से होते हुए पत्तियों तक पहुंचता है। देखिए, जाइलम का काम है कि जड़ के माध्यम से मिट्टी से जल और उसके साथ जो लवण है उसे अवशोषित करता है और पौधे के विभिन्न भागों तक जहां आवश्यकता होती है वहां तक पहुंचाता है और पत्तियों से जो अधिक जल बच जाता है वाष्प के माध्यम से पत्तियों के रंध्रों से बाहर निकल जाता है। अब फ्लोएम, यह ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक आवश्यकता अनुसार पहुंचाने का कार्य करता है।
फ्लोएम जो है, जो पत्तियां भोजन बनाती हैं, तो उनको जहाँ भी आवश्यकता होती है, चाहे ऊपर की ओर या नीचे की ओर, जहाँ भी आवश्यकता हो वहाँ तक भोजन पहुँचाने का कार्य फ्लोएम करता है। चौथा प्रश्न, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जो अभी हम लोगों ने ऊपर का प्रश्न तीसरा देखा जाइलम फ्लोएम, उसी से मिलता जुलता है। पादप में जल तथा खनिज लवण का वहन जाइलम करता है। यह ऊतक जमीन से लवण तथा जल जब अवशोषित करता है तो यह क्रिया सांद्रता के अंतर पर संपादित होती है। मिट्टी के जल तथा लवण की सांद्रता तथा पादप में महीन नलिकाओं में उपस्थित जल तथा लवण की सांद्रता में अंतर होने के कारण जल ऊपर की ओर चढ़ने लगता है और पत्तियों तक पहुंचकर कुछ वाष्प में भी बदल जाता है। इस प्रकार यह क्रिया सतत बनी रहती है और जल का चूषण होता रहता है। तो यहाँ पर जो जाइलम है, ये सांद्रता में अंतर के कारण जड़ के माध्यम से जल तथा लवण को ऊपर की ओर पहुंचाता है। देखिए, सांद्रता में जब भी अंतर होगा तो जो तरल पदार्थ है वो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर गति करने लगता है। तो इसी आधार पर जो जाइलम है सांद्रता में अंतर करके जल तथा खनिज को ऊपर की ओर चढ़ाता है और आवश्यकता से अधिक बचा हुआ जल पत्तियों के महीन रंध्रों से वाष्प बनकर वायुमंडल में निकल जाती है। पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? तो पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक के द्वारा संपन्न होता है। पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन स्थानांतरित करने के लिए भोजन पर परासरण दाब बढ़ा दिया जाता है, जिससे निर्मित भोजन फ्लोएम ऊतक के माध्यम से पौधे के प्रत्येक वांछित स्थान तक पहुंचाया जाता है। अब देखिए, फ्लोएम ऊतक भोजन का स्थानांतरण करता है। अब कैसे करता है? तो परासरण दाब के कारण। याद रखिएगा कि परासरण दाब के कारण ही फ्लोएम ऊतक भोजन को पौधे के विभिन्न स्थानों तक, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस पेज पर इतने ही प्रश्न हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग पेज नंबर 124 का प्रश्न खूब बढ़िया से समझेंगे। धन्यवाद।